नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार मौर्य आप सबके मध्य एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हालांकि इस बार उपस्थित होने में एक लंबा समय लगा, जिसके पीछे कुछ वजह भी थे, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, वर्षों अध्ययन हेतु समय। मैं भी एक छात्र हूँ, मुझे भी समय की आवश्यकता होती है अध्ययन के लिए। हालांकि हमारी टीम के फाउंडर ने सतत यह प्रयास किया कि हम सब आप सबके मध्य एक बार पुनः उपस्थित हो सकें, और इस बार हमारी उपस्थिति ऐसी हो कि हम निरंतरता के साथ आप सबके समक्ष अपने वीडियो लेक्चर लाते रहें। हालांकि उनका प्रयास आप सबके सामने है, और उन्हीं के प्रयासों के बदौलत मैं आप सबके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं अर्थशास्त्र संबंधित आप सबके लिए कुछ लेक्चर्स लाता था, जिसका मेन उद्देश्य हमारा ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए हुआ करता था। लेकिन इस बार हमारे उद्देश्य में कुछ परिवर्तन है, और परिवर्तन ये है कि इस बार के लेक्चर सीरीज में मैं आप सबके समक्ष इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा, जो ग्रेजुएशन के बच्चों के साथ साथ यूपीएससी एस्पिरेंट व अन्य प्रतियोगी छात्रों के लिए भी हितकारी हो। आइए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ कि हम अपने लेक्चर सीरीज में सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था को कवर करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, इसका प्रारूप क्या है, इसे समझने से पहले हम लोगों को अर्थव्यवस्था के विषय में समझना होगा, ठीक। और अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हम लोगों को अर्थशास्त्र क्या है, इस शब्द के प्रतिपादक कौन है और इसके जनक कौन है, इसके विषय में जानना होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं अर्थशास्त्र, ठीक। जैसे कि भारतीय इतिहास में हम सब ने सुना होगा या हम सब ने जानते होंगे कि भारतीय इतिहास में एक चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। लेकिन फिर भी उन्हें अर्थशास्त्र का जनक नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी वो एक राजनीतिक पुस्तक थी, ठीक। इसलिए उन्हें हम अर्थशास्त्र का जनक नहीं कहते। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, ये हमारे सामने समस्या आती है। तो एक एडम स्मिथ नामक एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने उस पुस्तक में इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किया, जिसका हिंदी रूपांतरण अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक। और उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। अर्थशास्त्र को उन्होंने धन का विज्ञान कहा, अर्थात उन्होंने पूंजी सृजन पर जोर दिया, ठीक। तो स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग व वितरण संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे पूंजी सृजन किया जा सके। अर्थात अर्थव्यवस्था उन सारी गतिविधियों या उन सभी क्रियाओं को हम लोग सम्मिलित करते हैं जिसके द्वारा हम पूंजी का सृजन कर सकते हैं, या पूंजी का निर्माण कर सकते हैं, मुद्रा का निर्माण कर सकते हैं, या परिसंपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात ये कि जो भी चीजें हम लोग वस्तु एवं सेवाओं को उत्पादन करते हैं, उसका एक बाजार मूल्य होना चाहिए, जिससे हमारी इनकम होनी चाहिए, ठीक। तो मतलब हमारे जो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ है, वो पूंजी सृजन पर बल देते हैं। हम लोगों ने देखा कि इसमें दो शब्द आए हैं, वस्तु और सेवा। वस्तु क्या होता है? अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं तो वस्तु किसी भी चीज को कह देते हैं, ठीक। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, या फिर कुछ खाने पीने की चीजें हैं, उसे हम वस्तु कह देते हैं, ठीक है। तो लेकिन अर्थशास्त्र में एक वस्तु की परिभाषा दी गई है। क्या है परिभाषा, ये देखते हैं। वस्तु जो एक दृश्यमान होती है, मतलब अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसका एक बाजार मूल्य होता है, अर्थात उसका एक मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक। अर्थात उसका उपयोग हम विनिमय दर के माध्यम से भी अगर करते हैं तो उसका कुछ न कुछ मूल्य होता है, ठीक। अर्थात अगर हम कोई चीज का उत्पादन करते हैं और हम स्वयं उपभोग कर लिए, बाजार तक नहीं पहुंची या उसका बाजार मूल्य नहीं मिला हमें, तो उसे हम वस्तु के अंतर्गत हम गणना नहीं करते, या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम उसे वस्तु की श्रेणी में नहीं रखते, ठीक। और सेवा क्या है? सेवा अदृश्य होता है, उसका बाजार मूल्य होता है, ठीक है। तो वस्तु क्या है, सेवा क्या है, ये चीजें हम समझ लिए। देखते हैं कि अनेक अर्थशास्त्री हैं, उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। जैसे कि हमने देखा एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक। इसी प्रकार प्रोफेसर सैमुअल्सन और रॉबिन्सन जी हैं,
वो भी अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र जो है सीमित संसाधनों का अध्ययन है, अर्थात अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग पर आधारित सीमित संसाधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अर्थात हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है और हमारी आवश्यकता क्या है, असीमित है। ठीक, तब जो हमारे पास सीमित संसाधन है और जो हमारे असीमित आवश्यकताएं हैं, उन सीमित संसाधनों के द्वारा हम अपने असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर लेते हैं, उसका अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र का काम है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि 200 रुपीज है। ठीक, 200 रुपीज है और हमें 3 काम करना है। हमें एक दिन में हमें मूवी देखना है और उस सिनेमा घर तक पहुंचने के लिए और वापस सिनेमा घर से घर तक आने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट का खर्च भी देना है। ठीक है, और हमें सिनेमा हॉल के दौरान हमें कुछ चीज़ें खानी भी है या फिर हमें बाहर से कुछ चीज़ें खानी है। ठीक, जैसे हमें मूवी देखना है और बर्गर खाना है या फिर और ऑटो का किराया देना है। तो हमारे पास रुपए क्या है, 200 रुपये है। अगर हम यही मूवी पीवीआर में देखने जाते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली चार्जेस 200-250 के ऊपर ही होगा। ठीक है, लेकिन यही हम मूवी अगर हम राजकरण पैलेस में देखने जाते हैं तो वहाँ पर मूवी है 60-70 रुपये या 90 रुपये की। ठीक है, अगर हम मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने जाते हैं तो वहाँ पर बर्गर देखते हैं काफ़ी कॉस्टली होता है। ये फुटपाथ पे खाते हैं तो 30 रुपये 35 रुपये का होता है। ठीक है, और परिवहन टैक्स अगर हम एसी बस से जाते हैं तो उसका किराया 20 रुपये है, महंगा है। ठीक है, लेकिन ऑटो से जाते हैं या फिर नॉर्मल बस से जाते हैं तो उसका किराया कम होता है। तो हमें 200 रुपये में हमें अपने खर्च को कैसा करना है, कैसे एडजस्ट करना है, इन सब का अध्ययन ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। किनका कहना है, ये प्रोफेसर सैमुअलसन का कहना है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार व्यक्ति, समाज और सरकार, मतलब व्यक्ति और जो हमारा समाज है और जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों, क्योंकि सबके पास सीमित संसाधन है, असीमित संसाधन नहीं है, क्योंकि संसाधन जो है सीमित मात्रा में है। ठीक है, अपने सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो नीड्स होती हैं बहुत सारी होती हैं। एक नीड्स पूरा होती है, एक हमारी आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता हमारी जनरेट हो जाती है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है या हमारी इनकम क्या है, सीमित है। तो उन सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, अर्थशास्त्र की परिभाषा को देख लिया, अर्थशास्त्र क्या है, इसके जनक कौन है, इसे हमने देख लिया और इसके विषय में जान लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अर्थशास्त्र जो अध्ययन करने के लिए, अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन करने के लिए हम इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब लघु अर्थशास्त्र। ठीक है, मतलब छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, एक परिवार है, एक समाज है, ठीक, उनके उत्पादकों का समूह, उनके उपभोक्ताओं का समूह, उनके इनकम का सोर्स क्या है, इन सब चीज का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। इसमें 3 घटक होते हैं, एक उत्पादक वर्ग होता है, दूसरा उपभोक्ता वर्ग होता है, तीसरा बाजार होता है। उत्पादक वर्ग क्या करता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। उपभोक्ता वर्ग क्या करता है, उन्हीं वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादक वर्ग उत्पादन करता है उन्हीं का उपभोग करता है। और बाजार वह स्थान होता है जहां पर उत्पादक और उपभोक्ता क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, जहां पर विनिमय का अध्ययन किया जाता है वह बाजार कहलाता है। ठीक है, तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है इसके विषय में जान लिया। अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। इसे बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते थे, व्यक्तिगत या फिर परिवार जनिक या फिर समाज जनिक अध्ययन करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम एक पूरी इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब एक पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है या फिर अमेरिकन है या चाइना अर्थव्यवस्था है, चाइनीज अर्थव्यवस्था है। ठीक, इन सब चीजों के मतलब पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी बॉडी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, जैसा कि सबसे बड़ी बात है इनकम, आय हो सकता है, राष्ट्रीय आय कितना है,
ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ठीक है, गरीबी क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, या मुद्रास्फीति क्या है, ये सब व्यापक समस्याएं हैं। ठीक, इन सब चीज के विषय में अध्ययन हम लोग कहाँ पर करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक, इस प्रकार हम लोग अगर देखते हैं तो अगर हम लोग चाहें तो एक अर्थशास्त्र का एक परिभाषा और बना सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार सीमित संसाधनों द्वारा व्यष्टि से लेकर समष्टि तक असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, सीमित संसाधनों को द्वारा व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक आवश्यकताओं को, असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। इसका अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इस प्रकार अर्थशास्त्र वह विषय है जहां मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आर्थिक क्रिया क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं, ठीक है, या इसका तात्पर्य क्या है, वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध धन से होता है, ठीक है, अथवा जिसका बाजार मूल्य होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में, जिसका संबंध धन से होता है या जिसका बाजार मूल्य होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लिए हैं कि अर्थशास्त्र का परिभाषा, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के शब्द के प्रतिपादक, इन सब चीजों को देख लिया और अर्थशास्त्र के प्रकार को देख लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इन सब चीजों को समझ लिया। ठीक, ब्रीफ में अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था, और हमारा आज का टॉपिक मुख्यतः अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था को ही समझना है। तो हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। जिस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, ठीक है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या है, अभी हमने बताया, आर्थिक क्रियाओं का संबंध किससे होता है, धन से होता है। अर्थात वे सभी एक्टिविटीज, उत्पादन, उपभोग, सेवाओं का उत्पादन, उपभोग, वितरण, ये सारी चीजें मतलब जिनसे धन का सृजन हो, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब मतलब अब आर्थिक क्रियाएं किसी घरेलू सीमा के अंतर्गत होती हैं, और जिस घरेलू सीमा के अंतर्गत ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो है सैद्धांतिक पक्ष को प्रस्तुत करता है, जबकि अर्थव्यवस्था जो है व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था की प्रकृति जो हमारी होती है डायनेमिक होती है, मतलब गत्यात्मक होती है। और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम लोग उसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल इकोनॉमी, जो परंपरागत अर्थव्यवस्था होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा करंट इकोनॉमी, मतलब चालू अर्थव्यवस्था होता है। ये चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देखते हैं। अर्थव्यवस्था को मुख्यतः हम तीन प्रमुख क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे कुछ लोग इसे 5 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, लेकिन हम मुख्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था है और हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। हम लोग यूपीएससी में या फिर ग्रेजुएशन में हम लोग 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को पढ़ते हैं। मतलब पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इन 3 भागों में प्रमुख रूप से हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ठीक, प्राइमरी सेक्टर से तात्पर्य क्या है। अगर हम देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर का मुख्यतः संबंध जो होता है कृषि से होता है। लोग मोटा मोटा कृषि से संबंधित होते हैं, समझते हैं कि कृषि में मतलब जिस अर्थव्यवस्था या जिस अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य संबंध कृषि से होता है। ठीक है, इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो। ठीक है, मतलब हम उन सभी एक्टिविटी को शामिल करते हैं जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट प्राप्त होती हैं। जैसे अगर हम किसी फल का या फिर सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो हमें प्रकृति हमें देती है, तो उसे हम प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त करते हैं। कोई चीज खनन करते हैं तो वो भी चीज हमें प्रकृति में मूल रूप से विद्यमान है, उससे हमने प्राप्त किया। ठीक है, तो हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या रखते हैं। कृषि रखते हैं, मतलब फार्मिंग रखते हैं, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, मतलब फॉरेस्टिंग हो गया, मत्स्य पालन और खनन उत्खनन। खनन उत्खनन में कंफ्यूज ना होना। और इंग्लिश में जैसे खनन को माइनिंग कहते हैं और उत्खनन को क्वायरिंग कहते हैं। खनन मतलब खनन का संबंध जैसे खुदाई होता है, उसे वर्टिकल रूप में अगर मतलब वर्टिकल के रूप में अगर करते हैं तो उसे खनन कहते हैं। लेकिन उत्खनन वहाँ होता है जब मतलब ये वर्टिकल रूप में खुदाई हो लेकिन फिर उसका दिशा जो है हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब खुदाई वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाए,
ठीक है, तो उसे उत्खनन कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी इकोनॉमी क्या होता है, हम लोग प्राइमरी सेक्टर क्या होता है हम लोग देख लिए। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है अगर हम मोटा मोटा देखते हैं तो इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंध होता है, या फिर देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र का मुख्यतः संबंध कृषि से होता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में सभी क्रियाओं का सम्मिलित करते हैं जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होता है ये भी हमने देख लिया, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, मतलब द्वितीय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या सम्मिलित करते हैं ये देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र मतलब इसका मुख्य संबंध जो होता है द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो उत्पाद होता है, ठीक, उसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसे उसका प्रसंस्करण करते हैं। मतलब कच्चे माल का, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर में क्या हो, कच्चे माल रॉ मटेरियल्स उत्पादित किया, ठीक है, अब उसका हम लोग उसका प्रसंस्करण किया। ठीक है, जैसे वही सब्जी उत्पादित किया या मान लो हमने गेहूं को उत्पादित किया। ठीक है, अब गेहूं से हमने आटा बनाया। ठीक है, अब आटे को बनाना मतलब अब उसमें क्या होता है, ये द्वितीय क्षेत्र में है। आटे से बिस्किट अगर बनाए तो वो तृतीय क्षेत्र में नहीं होगा, वो भी द्वितीय क्षेत्र में होगा। ठीक है, लेकिन यही बिस्किट अगर परिवहन के द्वारा अगर उपभोक्ता तक पहुंचता है तो ये परिवहन जो होगा ये तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। अर्थात द्वितीय क्षेत्र में उन सारी गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लाते हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग करके या फिर प्रसंस्करण करके मतलब कोई नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं और अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है द्वितीय क्षेत्र में, इसे द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, मैंने बताया। ठीक है, दूसरा मतलब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, वाटर सप्लाई हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सब चीजों को हम लोग द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, और हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी कमियां है कि द्वितीय क्षेत्र की कमी है। ठीक है, अगर हम चाइना की इकोनॉमी देखते हैं तो लगभग 80 या मोर देन 80% की इकोनॉमिक जो होता है उसका सोर्स ऑफ इनकम जो होता है द्वितीय क्षेत्र और इंडस्ट्री सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी क्या होती है, सेवा आधारित और एग्रीकल्चर आधारित, कृषि और सेवा सर्विस सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड है, जो सबसे बड़ी कमियां हैं। अर्थव्यवस्था का विकास कृषि से मतलब प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का विकास कैसा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र से डायरेक्ट छलांग लगा करके तृतीय क्षेत्र में हो गई है, जो ये सबसे बड़ी कमियां है। क्योंकि अगर प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि सर्विस सेक्टर में रोजगार कम उत्पादित होते हैं, ठीक, सबसे रोजगार कम सृजित होते हैं, तो जबकि द्वितीय क्षेत्र में रोजगार अधिक सृजित होते हैं। तो हमारा अर्थव्यवस्था का क्रम कैसा होना चाहिए, प्राथमिक से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र को अब जो वर्तमान गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट जैसे है, तो उसका इस बार मेन फोकस क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करना। इसके लिए उसने बहुत सारे प्रयास करे, जैसे मेक इन इंडिया, PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक के इंसेंटिव योजना इत्यादि योजनाओं पर काम कर रही है, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं या फिर टर्सरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में इसका मुख्य संबंध सेवा से होता है। ठीक है, इसमें निम्न चीजों को शामिल करते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, भंडारण, लोक प्रशासन, शिक्षण, स्वास्थ्य संबंधित चीजें, रक्षा, पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, संचार। ठीक है, हमारा प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र हमने देख लिया। प्राथमिक क्षेत्र का मुख्यतः संबंध किससे होता है, प्रकृति से, या फिर इसे हम सामान्य भाषा में देखते हैं तो इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से किससे होता है, कृषि से होता है। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र भी देख लिया। द्वितीय क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद होते हैं कच्चे माल, ठीक है, उनका मैन्युफैक्चरिंग या प्रसंस्करण करके जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसे हम सम्मिलित करते हैं द्वितीय क्षेत्र में। ठीक, इसके अंतर्गत क्या क्या, निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, इन सब चीजों को सम्मिलित करते हैं, जलापूर्ति, विद्युत वगैरह, इन सब चीजों को हमने देख लिया। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर में, इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसका मुख्य संबंध सर्विस से होता है। ठीक, इसमें हमने देखा क्या क्या सम्मिलित होते हैं, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, लोक प्रशासन इत्यादि, इन सब चीजों को हम लोग टर्शियरी सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देख लिया, अर्थव्यवस्था के भी बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिया। ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटा हर एक चीजें समझ गए। ठीक है, अब हमारा आज का लेक्चर जो होता है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित चीजों
रखेंगे। धन्यवाद।